बेटा जो बच्चे आ गए हैं आप लोग रजिस्टर बॉल पॉइंट अपने हाथ में रख लें। आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने शो करता जाऊंगा, आप लोगों ने विद इन 50 सेकेंड इसको सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने शो करने लगा हूँ। विद इन 50 सेकेंड आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, साथ साथ अपनी मार्किंग करते जाना है। साथ साथ बेटा आप लोगों ने अपनी मार्किंग करते जाना है, ठीक है। वन लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन आएगा वन, जो भी आपको आंसर ठीक लगेगा A B C वो लिख देना है। फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ठीक होगा तो टिक कर देना है, नहीं ठीक होगा तो क्रॉस कर देना है। जैसे बेटा अभी ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, इसको सॉल्व करें आप लोग जल्दी जल्दी से, शाबाश। 30 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास। आज फिजिक्स फर्स्ट हाफ का आप लोगों का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 12 से लेके 16 तक। जी बेटा, इसका टाइम इस इतने ड्यूरेशन के अंदर आपको इसका कर लेना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि 0 से 90 डिग्री के दरमियान में जब एंगल होगा तो जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल पाथ करेगा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए। और अगर वो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो सर्कुलर पाथ। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है तो फिर वो स्ट्रेट मूव कर जाएगा, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी, QVB sin थीटा फार्मूला के अकॉर्डिंग। और 90 डिग्री से लेस एंगल पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो उसके उसका फिर वो आपको मैंने बताया है कि वो हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक हो गया जी। अब जिन बच्चों का ये ठीक है, आज 60 MCQ हैं बेटा, आज के टेस्ट के टोटल 60। ठीक हो गया, जिनका ठीक है वो टिक करें, जिनका गलत है वो क्रॉस कर दें। इसको करें जी। शाबाश। ठीक है, साथ साथ अपनी टिक क्रॉस आपने करते जाना है। क्वेश्चन नंबर लिखें, साथ A B C जो भी ठीक हो वो लिखें, जब फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा तो टिक क्रॉस कर देना है। और रजिस्टर पेंसिल आप लोगों के पास होना चाहिए, साथ साथ सॉल्व करते जाएं मैं जितना टाइम दे रहा हूँ। और कोई भी आप लोगों के इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। शाबाश, ये आप लोगों को मैंने बताई थी गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन एम मीटर में, उसी में से ये क्वेश्चन है। जी बेटा शाबाश, स्पीड से सॉल्व करें। शाबाश शाबाश। टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी करें। चलें जी, इतने टाइम में अब इसको सॉल्व हो जाना चाहिए। अब बेटा ये मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, आप लोग ज़रा इसको देखें। बेसिकली आप लोगों को वो कह रहा है कि आपने जो एम मीटर बताना है उसकी रेंज उसने बता दी है 10 एम्पेयर। तो मैंने कहा था ना कि एम मीटर की जो रेंज होती है वो आई होता है। अगर आप लोग शंट रेजिस्टेंस को रिकॉल करें, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में जो एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई जाती थी उसको एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये उसका फार्मूला था। ये फार्मूला अब आप लोगों ने याद रखना। आई जी गैल्वानोमीटर में से करंट है, तो गैल्वानोमीटर का करंट 2 मिली एम्पेयर है। और रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की RG 50 ओहम है। इसी तरह अब आई आई बेसिकली रेंज ऑफ एम मीटर के कितने एम्पेयर का एम मीटर बनाना है, ये आई है। और आई जी अगेन गैल्वानोमीटर की करंट है। सारे कुछ गिवन है डाटा बस में वैल्यूज प्लग इन करनी है। ये 2 मिली एम्पेयर था तो 2 × 10⁻³ कर लेना है। अब 10 में से इसको माइनस करना है, तो आप 2 को, अगर ये 10⁻³ बेसिकली नीचे डिनोमिनेटर में जाके 1000 हो जाएगा। 2 को अगर आप लोग 1000 पे डिवाइड करेंगे, ये तकरीबन 0.002 समथिंग टू, उसको फिर 10 में से माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 10⁻⁻1 अगर हम डिनोमिनेटर में भेज दें तो ये 9.998 से मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह से बन जाएगा 99.8। अब 99.8 को राउंड ऑफ करें तो 1/100, और 1/100.01 होता है। तो इस तरह बेटा आप लोग कोशिश किया करें कि कैलकुलेशंस को थोड़ा एस्टिमेट कर लिया, और थोड़ा सा जो ये रफ वर्क है ये जितना मिनिमम हो, जितने कम स्टेप में हो, उतना आप लोगों ने
तो मैं तो अब आपको ये समझाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। तो यूं हमारे पास सी ऑप्शन था, जिन बच्चों का सी जिन्होंने लगाया था दूसरे क्वेश्चन का वो टिक करें, जिन्होंने सी नहीं लगाया था वो क्रॉस कर दें। अब आ जाएं जी थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश। नहीं, यूनिट तो कन्वर्ट करना था ना बेटा। जी बेटा शाबाश। शाबाश, करें जी इसको। विद इन 40 सेकेंड होना चाहिए ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। मगर यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इतने टाइम में ये बेटा आप लोगों को गेस कर लेना चाहिए। इतना टाइम में। अब राइट हैंड रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने पाम उधर करना है राइट हैंड रूल का जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, और जो आपका थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। अब आप लोग मिस्टेक ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इस पे राइट हैंड रूल लगा देंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फिर राइट हैंड रूल नहीं लगाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता तो फिर राइट हैंड रूल। तो अब आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो यही तरीका कार होगा। पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, मगर लेफ्ट हैंड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप अब ये देखें ना, इन टू द पेज ये जा रहा है हमारे पास करंट। तो आप अगर इन टू द पेज फिंगर्स करें अपने लेफ्ट हैंड की, और मैग्नेटिक फील्ड का पाम आप इधर नॉर्थ से साउथ यानी साउथ पोल की तरफ आप हथेली कर दें, तो आप लोगों की जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड, अंगूठा अपवर्ड शो करेगा। तो यूं हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन था। तो मोस्टली बच्चों ने ये किया होगा कि उन्होंने राइट हैंड रूल लगा दिया होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो तो राइट हैंड रूल लगाना है, नेगेटिव चार्ज हो तो लेफ्ट हैंड रूल। तो जिन्होंने डेल्टा लगाया था वो टिक करें, जिन्होंने डेल्टा नहीं लगाया वो क्रॉस कर दें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं बेटा, बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है जिस तरह प्रीवियस था, बिल्कुल उसी तरह। अब ये बेटा वो जो 3 अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो 4 करेंगे और हो जाएगा क्लियर। तो इसमें बिल्कुल ये उसी तरह का क्वेश्चन है। शाबाश, करें जी इसको। फुल बेटा कंसंट्रेशन आप लोगों ने लेक्चर के अंदर रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 60 MCQs हैं फर्स्ट हाफ फिजिक्स का, जो आप लोगों को मैंने करवाया है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से अल्टरनेटिंग करंट तक। तो मोस्टली इनमें से नस्ट के ही पास पेपर के MCQs हैं। शाबाश। सबसे पहले ये चेक किया करें कि किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मोशन है या पॉजिटिव चार्जेस की। तो अगेन देखें, अब इलेक्ट्रॉन की मोशन है। आई होप कि आपको अब यहाँ तक इतने टाइम में इसको गेस कर लेना चाहिए। तो अब जिधर बेटा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वहां पे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स करें, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आगे की तरफ जा रही हैं, तो आगे की तरफ पाम कर दें। और अप इधर जिधर ये एरो बना हुआ है उधर आप फिंगर्स करें, तो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यूं हमारे पास इसका अल्फा ऑप्शन ठीक था। तो जिन बच्चों ने अल्फा लगाया वो टिक करें। आगे आ जाएं जी 5 वाले क्वेश्चन पे, जल्दी से बेटा इसको बताएं। 60 MCQs टोटल। आप लोगों को उधर NET में भी 60 MCQs होंगे फिजिक्स के। हाँ, हमारे वो एंड पे हो जाएंगे फिर अभी। जी, अब बेटा इसको भी आप लोगों को अभी तक कर लेना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने बतानी है स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है। तो आपको पता है क्यू वी बी साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स होती है। जब चार्ज ही रेस्ट पे उसकी वी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यूं इसका सी ऑप्शन था फिफ्थ वाले का। सिक्स वाले को करें जी। फुल एक्टिव होके बेटा, फुल एक्टिव होके। 80 मैथ और 60 फिजिक्स। बेटा अभी टेस्ट पे फोकस करें। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल, ऑप्शन तो आप लोगों को मैंने अभी। अच्छा अच्छा, ये डायग्राम वाला था, वही मैं कह रहा हूँ, अभी डायग्राम तो मैंने बनाई नहीं। जी बेटा। हाँ, ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जी जी, ऑप्शन दे दिए हैं। जी बेटा। शाबाश शाबाश, करें इसको। स्टेटमेंट समझा करें, अगर आप लोग स्टेटमेंट ध्यान से नहीं समझेंगे कभी भी आपको क्वेश्चन का नहीं पता चलेगा। स्टेटमेंट पहले केयरफुली समझा करें, 90% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। गुड अमात।
चलें, जितने टाइम में आपको ये गेस कर लेना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगा दिया होगा या लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया होगा। उन्होंने कहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चलो जी लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। बेटा वो राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स के लिए, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव प्लेट है ये लेफ्ट साइड पे। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो यूं बेटा हमारे पास इसका सी ऑप्शन आना था। अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया था? जी सी ऑप्शन था। तो इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझा करें, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा अब आगे आ जाएं, इसको करें सॉल्व। शाबाश शाबाश बेटे, इसको विद इन 60 सेकंड सॉल्व करें। गुड। शाबाश शाबाश, विद इन 60 सेकंड सॉल्व करें इसको। मेरे ख्याल में अब इतने टाइम में आप लोगों को ये कर लेना चाहिए था। ठीक है जी। मैं अब इसका सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। बेसिकली अब अगर इसमें आप देखें तो वोल्ट मीटर की बात हो रही है, तो डेफिनेटली अब हम गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस एक सीरीज में लगाते हैं, और यही उनसे हमसे हाई रेजिस्टेंस वो पूछ रहा है जो गैल्वानोमीटर के साथ ऐड करेंगे। जिस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है 30 वोल्ट का, ये हमारे पास वी है। गैल्वानोमीटर में से जो करंट पास कर रहा है वो 100 ओम, ये आई जी है। और इसी तरह जो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये गैल्वानोमीटर की 100 ओम रेजिस्टेंस है आर जी, और ये गैल्वानोमीटर का करंट है आर जी। तो आप आई जी भी गिवन है, आर जी भी गिवन है, सिंपल वैल्यूज प्लग इन करनी थी बेटा। ये देखो, ये वो जिस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है वो 30 है, और आई जी 30 मिली एम्पेयर था, तो एम्पेयर में कन्वर्ट कर लिया। आर जी 100 था। 30 से कट जाएगा, 10 की पावर -3 नोमिनेटर में जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 100 माइनस करें तो यूं हमारे पास 900 इसका ऑप्शन आना था, जो कि अल्फा ऑप्शन है। जी बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ठीक किया वो टिक करें, साथ साथ बेटा अपनी मार्किंग करके रखें। जल्दी से बताएं जी, जल्दी से बताएं, विद इन 30 सेकंड्स। विद इन 30 सेकंड्स इसका आंसर बताएं, शाबाश। वेरी गुड। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, इसकी वजह से वर्क डन नहीं होता, जीरो होता है। चलें जी, इसको बताएं जल्दी से, विद इन 30 सेकंड्स इसका बताएं। साथ साथ बेटा अपनी मार्किंग करके आपने रखनी है। मैंने आपको कहा था नंबरिंग करते जाएं, जो भी क्वेश्चन आपका ठीक हो उसके आगे टिक करें, गलत है तो क्रॉस करें। अब ये 9 वाला क्वेश्चन है तो 9 लिखें, आगे टिक क्रॉस करें। तो ये मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि दो कंडक्टर्स के अंदर से जब सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल करेंगे। ये आप लोगों की साइडेड इन्फॉर्मेशन है, काफी दफा ये नस्ट एनईटी में एमसीक्यूज आ चुका है। तो इसका सी ऑप्शन था। इसको करें जी, शाबाश। विद इन 30 सेकंड इसको गेस करें। स्टेटमेंट को पहले समझें, स्टेटमेंट समझा करें केयरफुली। ये शायद पॉजिटिव चार्जेस। जी बेटा, शाबाश शाबाश, जल्दी से केयरफुली स्टेटमेंट समझें। जी मैंने आप लोगों को अब बेसिकली देखे ना, फौरन से गैस कर लिया करें कि ये किस किस का रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस की बात हो रही है। अब पता है ना आपको, कंडक्टर में से जब करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता था, और जितना कंडक्टर से दूर जाते थे उतना जितना डिस्टेंस बढ़ता था मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता था। याद करें, करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने स्टार्ट में बताया था, सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस होती थी। तो अब यहाँ से देखें, आई करंट गुजर रहा है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला है, आर डिस्टेंस पे। अब इट्स वैल्यू एट डबल द डिस्टेंस, अगर इस आर को आप डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, हाफ। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.4 टेस्ला, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 टेस्ला। तो इस तरह बेटा आपको पता होना चाहिए इनका आपस में रिलेशंस क्या है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों ने गेस किया।
ठीक हो गया बेटा। ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 12 से 16 जो सेकंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ, पहले 5 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें से 60 एमसीक्यूज का आज आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, और सारे एमसीक्यूज मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चाहूंगा। आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इसके अंदर पार्टिसिपेट करना। अगर पहले किसी को नहीं भी आते तो इन 60 एमसीक्यूज के थ्रू ये आपका फर्स्ट हाफ टोटली रिकॉल हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बस बेटा आप लोग कोशिश करें, शाहजेब स्पीड बढ़ाएं अपनी। शाबाश शाबाश बेटा, करें। जी। तो इतनी देर में आपको इसका जज कर लेना चाहिए। अगर ओम मीटर का एक सर्किट है, जीरो वैल्यू ऑफ गैल्वानोमीटर स्केल, गैल्वानोमीटर की अगर जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब उसमें से करंट नहीं पास कर रहा। तो जब करंट नहीं पास कर रहा, करंट जीरो है, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट। जब सर्किट में से करंट ना पास कर रहा हो तो हम कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा रुकावट है, जाहिर है तभी करंट नहीं पास कर रहा होता। चलें जी बेटा, अब आ जाएं। ये आ चुका है पास पेपर में। शाबाश, जल्दी से गैस करें। शाबाश शाबाश, जल्दी से बेटा, ये तो 10 सेकंड में होना चाहिए। हाँ जी, अब ये देखें, बेसिकली कूलम्स लॉ में से, और आपको पता है ना कूलम फोर्स और डिस्टेंस का स्केयर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आप उसको, वो कह रहा है कि डिस्टेंस अगर हाफ हो जाए, आर की जगह R/2 हो जाए, ऊपर स्केयर करोगे तो R/4 होगा, बटे का बटा 4 ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स आपके पास 4 टाइम बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस के स्केयर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। सी ऑप्शन, इसको करें बेटा। शाबाश शाबाश, जल्दी से गैस करें, फौरन से स्टेटमेंट समझें और आंसर गैस करें। जी, मेरे ख्याल में तो इतने टाइम में गैस हो जाना चाहिए। अब कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलम प्लेस्ड इन एयर, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट। आपको पता है ना कि जब चार्ज पार्टिकल हम रख लेते हैं, उसमें से लाइन गुजरती हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा था Q/E0, और Q यहाँ पे यूनिट है, Q 1 कूलम है, तो 1/E0, E0 ऊपर जाएगा तो E0 की पावर -1, यूं बीटा ऑप्शन था बेटा इसका। चलें जी, इसको करें 14 वाले को। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ पिच बॉल, उस पे कितना मिलियन का मतलब पता है ना, मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन, 10⁶। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की कितनी तादाद होगी? 10⁶। जी बेटा, ये मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, इतनी इतने ड्यूरेशन में आपको कर लेना चाहिए सॉल्व। अच्छा जी बेटा, अब इसमें अगर आप देखें तो Q=NE होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस, E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब तादाद कितनी है? 1 मिलियन, मतलब 10⁶। E कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 10⁻⁻19। ये 10⁻⁶ है, ये 10⁻⁻19 है, तो ये 10⁻⁻13 बनेगा, साथ 1.6। अब देख लें कितना, ये विद इन 10 सेकंड ये क्वेश्चन होना चाहिए था। अगर ये चार्ज का फार्मूला याद हो, इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस की तादाद गिवन हो, तो ये वाला फार्मूला होता है चार्ज निकालने के लिए। चलें जी, 15 वाले को करें बेटा, शाबाश। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसलिए ऊपर 10⁻⁻19 माइनस। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होता है ना चार्ज, इस वजह से। शाबाश बेटा, इसको करें। माइनस वही ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो उसने वो माइनस लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, अब इसमें देखें, ये मेरे ख्याल में इतने टाइम में आपको गैस कर लेना चाहिए। गुड। अब देखें ना, आप थोड़ा सा इस पे वर्किंग कर लिया करें। पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था बिटवीन टू सिमिलर एंड इक्वल चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब दो सिमिलर इक्वल हैं, एक साइड पे भी अगर +10 कूलम है, दूसरी साइड पे भी +10 कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ये तो सिमिलर चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। सी ऑप्शन था। अगर वो अपोजिटली चार्जेस कहता तो फिर वो जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E = σ/E0। जल्दी से गैस करें बेटा, शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जनरेट होता है।
तो जिस पार्टिकल पे बेटा चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा। एक्सरेज पे भी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं, गामा रेज पे भी कोई चार्ज नहीं, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन था। जिन बच्चों ने गेस कर लिया वो टिक करें। 17 वाले पे आ जाएं। शाबाश शाबाश। बड़ा एक्टिव होके बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फुल फोकस रखा करें। स्टेटमेंट बिलीव मी समझ जाएंगे, 90% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। हमें जो क्वेश्चन हम गलत करते हैं हमें स्टेटमेंट की नहीं समझ आई होती। कोशिश करें 10 सेकंड्स तक आंसर कर दिया करें, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। अच्छा बेटा अब इसमें भी देखें आप, पहला E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से, तो वो आपको उसका पता है, सिग्मा ओवर 2 ई नॉट, आपने बुक में फार्मूला देखा होगा। और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, और वो उसका भी हमें फार्मूला पता है, सिग्मा ओवर ई नॉट। अब इनके दरमियान क्या रिलेशन बन सकता है? E2 है सिग्मा ओवर ई नॉट, तो मैं सिग्मा ओवर ई नॉट की जगह लिख सकता हूँ E2, और साथ में क्या आ जाएगा नीचे 2। तो ये बेसिकली मैंने सिर्फ सिग्मा ओवर ई नॉट की जगह E2 लिख दिया। तो यही बेसिकली इनके दरमियान रिलेशन पूछा जा रहा था, जो कि बीटा ऑप्शन ठीक था। तो जिन बच्चों ने बीटा जज कर लिया था वो टिक करें, और जिन्होंने नहीं की थी वर्किंग वो क्रॉस कर दें। आ जाएं जी 19 वाले पे। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, आपको मैंने लेक्चर में भी बताया था। शाबाश शाबाश बेटा, फौरन से जज करें। वेरी गुड। हो जाना चाहिए अभी तक गैस। इसमें बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अगेंस्ट जाता है तो वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। और अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलोंग जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अल्फा। 19 वाला करें बेटा। बेटा साथ साथ अपनी मार्किंग करते जाएं। जी जी बिल्कुल। शाबाश शाबाश। फौरन से देखें, स्टेटमेंट समझें सिर्फ। जी गुड, अभी तक आंसर आपको पता चल जाना चाहिए था। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, मैग्नीट्यूड अगर डबल हो जाती है तो आपको पता है जो कूलम फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये Q1 Q2 डबल डबल हो रहे हैं, डबल डबल से मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। 20th वाला करें जी। साथ साथ अपनी मार्किंग करते जाएं। शाबाश। इतने टाइम में बेटा ये हो जाना चाहिए। हाँ जी। जी जी शायद। अच्छा बेटा अब ये देखें, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर थे, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में तो कैपेसिटेंस सिंपल ऐड करते हैं कैपेसिटर्स की, तो हमारे पास 4 माइक्रोफैरड आना था। 21 वाले को करें बेटा। ये भी बेटा अभी तक आप लोगों को गैस कर लेना चाहिए। देखें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें ई ए कॉस थीटा था, ए कॉस थीटा तो इधर भी है, तो अल्फा को नहीं जल्दी में टेक करना। बेसिकली ये साइन 90 माइनस थीटा, ये भी तो कॉस ही होता है, 90 का ऑड मल्टीपल है यानी 1, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए और सी दोनों ठीक हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला में ए कॉस थीटा आता था। ये तो ए कॉस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा जो साइन इंटू 90 माइनस थीटा, ये भी ए कॉस थीटा ही है। अच्छा जी बेटा इसको करें। फुल एक्टिव होके बेटा बैठे। जी जी। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जल्दी से बेटा बताएं। गुड। गुड शबी याद है, गुड। फार्मूलाज पता होना चाहिए अब इलेक्ट्रिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जी हो जाना चाहिए इतने टाइम में, आई थिंक कोई इतना मुश्किल नहीं। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू ई और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, इनकी रेशियो निकालो, डिवाइड करो, ई ई से कट जाएगा तो क्यू चार्ज बचना था, सिर्फ इतना काम था। विद इन 2-3 सेकंड्स हो जाना चाहिए। अच्छा जी 23rd को बेटा करें।
अच्छा कर्व, ये कर्व है, कर्व 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 कर्व, ये आ गई, चलें जी। शाबाश शाबाश। बताएं जी, वेरी गुड। फुल एक्टिव हो के, मैंने आपको कहा है स्टेटमेंट सिर्फ समझनी होती है, स्टेटमेंट समझ आ जाए 90% क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाता है। हाँ जी, कर लिया गैस आंसर। चलें जी बेटा, उसने स्लो पूछी थी आपको, ये क्यू टी ग्राफ एक दिया हुआ है चार्जिंग का, क्योंकि देखे ना कर्व ऊपर को जा रही है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्जिंग हो रही है। तो स्लोप के लिए मैंने आपको कहा था कि वाई एक्सिस के अलोंग जो भी क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। अब वाई एक्सिस पे चार्ज है और हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो चार्ज को टाइम पे डिवाइड करेंगे, यही स्लोप होती है और इसको करंट कहते हैं। हमारे पास सी ऑप्शन ठीक था। 24 को करें बेटा। शाबाश, इसका बताएं। T/RC, इसकी डिमेंशन किसके साथ मैच करेगी? गुड हमाद, गुड। बेटा बस थोड़ा सा तवज्जो दिया करें, स्टेटमेंट को समझ लिया करें, कोई मुश्किल चीजें नहीं होती। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़े ध्यान से देखा करें। अभी अब बेटा देखिए ना, आप लोगों को पता है आर सी भी टाइम कांस्टेंट होता है, आर सी टी की इक्वल होता है, आपकी ये बुक में प्रूव भी है, आप लोगों ने बोर्ड में भी किया होगा। तो आर सी भी तो बेसिकली टाइम ही है, ऊपर भी टाइम है, टाइम टाइम से कट जाएगा तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो अब नीचे देख लें, किसकी डायमेंशन नहीं होती? स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं। ये भी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दो लेंथ के दरमियान की रेशियो होती है, तो यूं इसका बीटा ऑप्शन था। 25th वाला करें। आर सी बेटा टाइम कांस्टेंट, आर सी भी तो टाइम ही होता है। कैपेसिटर जो 63% इक्विलिब्रियम चार्ज का स्टोर करता है, चार्ज जितना टाइम लेता है। आर सी सर्किट है, उसमें अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है जी। आर सी डिसाइड करता है कि कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा या आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो मैंने आपको कहा था, अगर आर सी लार्ज होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, आर सी स्मॉल होगा तो कम टाइम लेगा। अब एक कैपेसिटर की आप कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं तो सी बढ़ा रहे हैं, सी बढ़ने की वजह से आर सी ये टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी। तो जब आर सी ज़्यादा हो जाएगा तो कैपेसिटर फिर क्या होगा, चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब उसकी चार्जिंग क्या हो जाएगी, स्लो। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट और सही होता है, चार्जिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा, उसकी स्लो चार्जिंग हो जाएगी, क्योंकि चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है जी, यही ऑप्शन है, मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था। अच्छा जी, इसको बेटा देखें। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। नहीं नहीं बेटा, आर लोड शाजेब हमने फिक्स लगाया हुआ था, हमने ऊपर से सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ाई है। जी बेटा, इसको जरा देखें। मेरे ख्याल में बेटा इतने टाइम में हो जाना चाहिए। अगर तो आपने वो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इसकी चीज़ बताई थी कि अगर दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इधर देखे ना, ये दो कैपेसिटर के इधर से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मगर दूसरे एंड इनके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में कोई चीज़ कब होती है, रेजिस्टर या कैपेसिटर, जब दोनों एंड से डायरेक्टली जुड़े हों वायर से। तो ये दो भी बेटा सीरीज में है, और इनकी जो इक्विवेलेंस आएगी वो भी कोई एक ही कैपेसिटर आएगा और वो इधर ही लगेगा आके इस दूसरे के साथ, तो वो भी सीरीज में होगा, क्योंकि जाहिर है इधर इनके एंड तो ओपन है, इधर से तो ये कनेक्टेड ही नहीं है डायरेक्टली। तो मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो ये तीनों सीरीज में है। और जब तीन कैपेसिटर इक्विवेलेंस कैपेसिटी, सबकी कैपेसिटेंस सेम हो और वो सीरीज में लगे हो, तो क्या शॉर्टकट था, C/N। जब हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम हो और वो सारे सीरीज में लगे हों, तो ये शॉर्टकट है इक्विवेलेंस निकालने का, एक ही कैपेसिटेंस को तादाद पे डिवाइड कर दें। तादाद इनकी कितनी है, 3, तो C/। और पैरेलल अगर होगा तो हमारे पास NC, अगर सेम कैपेसिटेंस के N उनकी तादाद है तो NC। तो यूं आप चाहो कि ये सीरीज में थे तो C/3 आंसर आएगा, बीटा। तो जिन्होंने बीटा लगाया टिक करें। 27 पे आ जाए बेटा। हाँ जी, सिर्फ अगर दोनों एंड से कनेक्टेड होंगे ना,
दोनों एंड से तो फिर पैरेलल, अदरवाइज सीरीज। नहीं नहीं, पैरेलल उस वक्त होते हैं बेचारे जब दोनों एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड हों। यानी अगर एक रेजिस्टर या कैपेसिटर है ना तो उनके दोनों एंड से वो डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड हो, दरमियान में और चीज ना आए। हाँ जी बेटा, इसको डिस्कस करें। हाउ थ्री कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के, और वो 3 माइक्रोफैरड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देते हैं। अगर उनको कैसे जोड़ा जाए, सबको सीरीज में, सबको पैरेलल में, दो सीरीज में एक पैरेलल में, या दो पैरेलल में एक सीरीज में। ऑल इन सीरीज करेंगे तो 3 माइक्रोफैरड नहीं बनेगा। अब बेटा अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखो तो पहले तो ये चीज देखो, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में हो ना और डिफरेंट कैपेसिटेंस के हो, तो ये मैंने शॉर्टकट बताया था कि दोनों की कैपेसिटेंस ऊपर मल्टीप्लाई करें नीचे ऐड कर दें। और फिर मैंने आपको कहा था कि अगर ढेर सारे कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंस का ये फार्मूला था। ये सारे मैं फार्मूलाज आपको रिकॉल कर रहा हूँ। और पैरेलल के केस में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस सिंपल ऐड करने से आती है। तो अब अगर हम दो सीरीज में लगा देते हैं और साथ एक पैरेलल में, तो देखते हैं क्या होता है। जो दो सीरीज में लगेंगे ऊपर उनकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करें नीचे ऐड कर दें, और साथ एक हम जो पैरेलल में लगाएंगे वो ऐड कर दें, तो 2 2 4 नीचे भी 4 है, 4 4 से कट के 1 आएगा, 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 माइक्रोफैरड बनेगा। बेसिकली हमारे पास 3 कैपेसिटर थे 2 माइक्रोफैरड के, हमने इक्विवेलेंस 3 माइक्रोफैरड बनानी थी। और वो उसी सूरत में बन सकती थी अगर दो हम सीरीज में लगा दें और एक पैरेलल में। तो दो सीरीज वाले चौके कैपेसिटेंस सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, और साथ में हम उनके अंदर थर्ड कैपेसिटर जो पैरेलल में लगाएंगे वो ऐड कर देंगे उसकी कैपेसिटेंस। तो यूं हमारे पास इसका सी ऑप्शन था। 28 वाला बेटा करें। ये भी है, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनमें वोल्टेज डिवाइड होता है, और किसी भी पार्टिकुलर कैपेसिटर के अलॉन्ग वोल्टेज निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। अच्छा बेटा, अब ये मैं करवाने लगा हूँ, इसको जरा आप देखें। आपके पास दो कैपेसिटर हैं 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के, 15 वोल्ट की बैटरी के साथ हैं। आपने ये जो पहले वाला कैपेसिटर है ना 5 माइक्रोफैरड का, इसके अक्रॉस वोल्टेज देखना है कि बैटरी के 15 वोल्टेज में से इसको कितने मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। तो अब बेटा देखें, सीरीज के अंदर अगर आपके पास कैपेसिटर लगे हुए हैं और अगर आपने पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो दूसरे की कैपेसिटेंस को डिवाइड करें, टोटल कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दें बैटरी के वोल्टेज से। इसी तरह अगर आपने दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो उसका फार्मूला ये है, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को टोटल कैपेसिटेंस से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कर दें। तो यहाँ से आपसे वो 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा था और ये पहले नंबर पे कैपेसिटर है, तो बेसिकली आपने V1 निकालना है। तो C2 को डिवाइड कर दें, टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, सिंपल वैल्यूज प्लग इन करनी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बेटा आ जाएगा 10 वोल्ट, बीटा ऑप्शन। 29 वाले को करें। स्टेटमेंट समझें बेटा, स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये शायद आप हो गया क्लियर, किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस जब वोल्टेज निकालना है तो दूसरे की कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। शाबाश बेटा, इसको करें। अब देखें, अगर आप लोग स्टेटमेंट समझ जाएंगे ना कि एरिया सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट स्मॉल डी होता है, एरिया डी की इक्वल है कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो कोई कैपेसिटेंस का फार्मूला आपने पढ़ा था जिसमें एरिया डी और ई नॉट आता हो, तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला था जिसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के अलोंग एरिया डिस्टेंस ई नॉट ये गिवन है। अब वो कह रहा है एरिया और डी तो इक्वल हैं, ये कट जाएंगे तो सी ई नॉट की इक्वल आएगा, तो बस इतना काम था। 30th वाला बेटा करें। A capacitor has a capacitance of 10 microfarad when there is a dielectric of dielectric। ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है यहाँ से।
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी गिवन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन है, और फिर डाई इलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया गया, फिर कैपेसिटेंस पूछ रहा है। करें जी सॉल्व। अब अगर आपको याद हो मीडियम वाली कैपेसिटेंस और वैक्यूम वाली में क्या रिलेशन था, ये आपने पढ़ा था कि जी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है कैपेसिटर की जब डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बढ़ने के लिए मैंने आपको कहा था कि ओरिजिनल वाली कैपेसिटेंस को ई आर से मल्टीप्लाई करना है। अब मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस कितनी थी, 10 माइक्रोफैरड, जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 उसके अंदर मौजूद था। तो सी मीडियम कितना हो गया, 10, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, सी वैक्यूम हमने निकालनी है। जाहिर है जब डाई इलेक्ट्रिक रिमूव कर देंगे तो अंदर मीडियम एयर ही आ जाएगा, वैक्यूम ही होगी। तो यहाँ से सी वैक्यूम हमारे पास 5 माइक्रोफैरड बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 31st वाला करें बेटा। शाबाश, बिल्कुल उसी तरह ही है। अब मैंने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की जगह आपसे पोटेंशियल डिफरेंस वी पूछ लिया है। बिल्कुल वही कैटेगरी है कि पहले 10 वोल्ट है जब डाई इलेक्ट्रिक ई आर इतने का मौजूद है, अगर इसको रिमूव कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पहले तो ये देखें ना कि जब आप इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती थी। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि कैपेसिटेंस बढ़ती थी। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, सी इक्वल टू क्यू बाई बी, क्यू बाई वी। अगर कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो वी डेफिनेटली कम होगा। तो यहाँ से ये तो एक चीज़ क्लियर है कि डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में वोल्टेज कम होता है प्लेट्स के दरमियान, क्योंकि सी तभी बढ़ेगी ना, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक हो जाना चाहिए था। तो अब चूंकि वोल्टेज डिक्रीज होता है तो डिक्रीज के लिए मैंने अब ये देखा ना, मैंने आपको कहा था कि अगर ये कैपेसिटर एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर लाइन के इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और आप जो अभी इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाते हैं, नेगेटिव एक साइड पे। तो डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। कैपेसिटर की प्लेट्स की डायरेक्शन देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट साइड पे है, मगर डाई इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पे है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और हमें पता है ई इक्वल होता है वी बाई डी के। अगर ई कम हो रहा है तो वी भी कम होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में वी कम होता है मगर कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो यहाँ से जब वी कम होगा तो मैंने आपको कहा था कि वी वैक्यूम को ई आर से डिवाइड कर देना है। अब पिछले केस में कैपेसिटेंस बड़ी थी तो सी वैक्यूम को ई आर से मल्टीप्लाई किया था। इस केस में वोल्टेज कम हो रहा है तो वी वैक्यूम को ई आर से डिवाइड करेंगे। मीडियम वाला वोल्टेज 10 है, ई आर 2 है, यहाँ से वी वैक्यूम निकाल लें बेटा, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन था। उसके बाद करें जी 32 वाला। इस क्वेश्चन के बाद अब आप न्यू मीटिंग स्टार्ट करेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह उसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों ने फुल बेटा एक्टिव होकर इसमें कंसंट्रेट करें। बेटा जब वोल्टेज कम होते थे ना तो उसका बस फार्मूला याद रख लें, वी मीडियम इक्वल टू वी एयर या वी वैक्यूम ओवर ई आर। तो अब ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, दो चार्जेस के दरमियान जब डाई इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है तो फोर्स 20 न्यूटन है, ये एफ मीडियम है। और डाई इलेक्ट्रिक को जब रिमूव करेंगे तो एफ एयर वो आपसे पूछ रहा है। तो रिलेशन अगेन देखें, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में फोर्स कम होती है, तो जब फोर्स कम होगी तो एफ को ई आर से डिवाइड करेंगे। अगर कोई चीज बढ़ती हो तो ई आर से मल्टीप्लाई करते हैं। एफ मीडियम भी गिवन है, एफ एयर ई आर भी गिवन है, तो यहाँ से एफ एयर बेटा निकाल लें जो कि हमारे पास 40 न्यूटन। बेटा मैं लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा मीटिंग का फौरन से ज्वाइन करना और फुल एक्टिव हो के साथ साथ अपनी मार्किंग करते जाएं। मैं भी आप लोगों को लिंक भेजने लगा हूँ, फौरन से ज्वाइन करना है।